प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, है ना। लिखो प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ हैपनिंग या अकरेंस या हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो, प्रोबेबिलिटी एक थ्योरी है जिसका इस्तेमाल डिफरेंट फील्ड्स में किया जाता है ना। स्टॉक मार्केट में, तुमको साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें, यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या होगा, कोई काम हम करने जा रहे हैं कितना % सक्सेस होगा, है ना। ये सब हम लोग निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, है ना। तो अब इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी दो तरीके से पढ़ा जाता है ना। एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा है हमारा एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ने के दो अप्रोच है, दो तरीके हैं। एक जैसे कि एक्सपेरिमेंटल थ्योरी बोल सकते हैं, है ना, कि मान लो किसी काम को हम कर रहे हैं, रिजल्ट नोट कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, रिजल्ट नोट कर रहे हैं, है ना, उससे भी हम लोग एक डिसीजन निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, है ना। और फिर क्या किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर कर प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई किया, है ना। जैसे मान लो अब मेरे पास क्वाइन है, एक क्वाइन है, तो हम टॉस करेंगे अगर क्वाइन को, तो हेड या टेल आएगा, है ना। लेकिन 1000 बार हेड अगर टॉस करते हैं हम किसी क्वाइन को, तो हमको हो सकता है कि 200 बार हेड आवे और 800 बार टेल आए। ये भी हो सकता है कि 800 बार हेड आए और 200 बार ही टेल आए, है ना। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या किया गया कि इवेंट को हम लोग करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर इसी को साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसको मॉडिफाई किया, 1000 के जगह पर 5000 किया। जैसे मान लो कि 5 स्टूडेंट तुम लोग बैठे हो, है ना, 5 स्टूडेंट टेबल पर बैठे हो, अब पांचों को एक एक क्वाइन दे दिया गया। अब बोला गया कि 1000 बार क्वाइन को टॉस करो और बताओ कि प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पांचों स्टूडेंट्स 1000 बार टॉस करोगे, है ना। किसी का मान लो 200 बार आएगा, किसी का 300 बार आएगा हेड, किसी का 400 बार आएगा हेड, किसी का 500 बार आएगा हेड, किसी का 800 बार आएगा हेड, है ना। तो सबकी प्रोबेबिलिटी हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी ना। 200/1000, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8 यानी कि 4/5। तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना। फिर इसी चीज को अगर हम 5000 बार करें, 10,000 बार करें, तो क्या देखेंगे कि सबकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0.5 के आसपास आएगी, है ना।
या तो कुछ आगे होगा, 0.5 के जगह पर 0.4 होगा या 0.6 होगा, है ना। और इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो हमको क्या दिखेगा कि सब 0.5 के आसपास ही एकदम मंडरा रहे, क्लोज, है ना, एकदम सब 0.5 के नजदीक हो गए। तब यहाँ से पैदा हुआ हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। इन लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट 1000 बार किया, 50-50 कॉइन को टॉस करने का, 5-5 हजार बार कॉइन को टॉस करने का। तो क्या देखा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी इनको क्या मिली, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या मिली, हाफ। तो जब डायरेक्ट हम लोग हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालने लगे तो इसका नाम पड़ गया थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब इस थ्योरेटिकल में हम लोग एक्सपेरिमेंटल तो पढ़ते नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो अब आइए डिफरेंट टर्म्स, है ना। We will study about this approach called axiomatic approach of probability। इस चैप्टर में हम लोग कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, एक्सियोमेटिक, क्लासिकल नहीं, है ना, या फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पब्लिश किया गया। ये सब देख लेना, ये सब तुम लोग के लिए नहीं है, तो उतना डिटेल इसको जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर दें तो उसके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब दूसरा लिखो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोले थे, तो इस एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलते हैं एन ऑपरेशन which produce some well-defined आउटकम या आउटकम्स। आउटकम मतलब एक और आउटकम्स मतलब एक से ज्यादा, इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। अब इसमें, अब चूंकि हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सपेरिमेंट भी दो तरह के होते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट आर ऑफ टू टाइप। एक्सपेरिमेंट आर ऑफ टू टाइप। पहला डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। है ना। अब देखो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या है कि
लिख लिए? तो इसमें क्या है कि देखो, अगर हम मान लो कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करने का मतलब वो चीड़ फाड़ वाला नहीं, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसको ऑपरेशन ही बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमारा मिशन मान लो है कि भाई हंसपुरा जाना है 11 बजे, तो वो आपका क्या हो गया, एक ऑपरेशन हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना, हंसपुरा जाने का एक्सपेरिमेंट। तो क्या नाम है, तो वैसा ऑपरेशन जिसमें के रिजल्ट अगर कंडीशन सिमिलर रखा जाए तो सेम रिजल्ट आए, है ना, वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक। मतलब कि भाई अगर ऐसा कंडीशन रहता है, जैसे मान लो कि हमको निकालना है हंसपुरा जाने का टाइम, है ना, पीरू टू हंसपुरा। मान लो टेम्पू एकदम तुम्हारे कार तुम्हारे घर पर लगी हुई है, ठीक है, मौसम साफ है, मॉनसून साफ है, रोड एकदम फ्री है ना, खाली। तो आपको जाने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट, ठीक है। अब इसमें दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं कि कार घर के पास लगी है, मॉनसून भी ठीक है ना, लेकिन रोड पर रश है, ठीक है, भीड़ भाड़। तो आपको जाने में कितना देर लगेगा, 30 मिनट। फिर हम देख रहे हैं कि आपके पास कार नहीं है, साइकिल है ना, मॉनसून साफ है और ये रोड फ्री है, तो आपको जाने में लग रहा है 30 मिनट, है ना। फिर मान लीजिए आपके पास साइकिल है, मॉनसून साफ ही रखो और रोड पर ट्रैफिक रखो, है ना, रश, भीड़, ट्रैफिक, भीड़ भाड़, तो आपको जाने में लग रहा है 1 घंटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि अच्छा बताओ पीरू हंसपुरा जाने में अगर हमारे पास गाड़ी है, मानसून है और रोड एकदम क्लियर है, तो हमको कितना टाइम लगेगा, फट से बोल दे कि 10 मिनट, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमको क्या मालूम है, 10 मिनट्स, है ना। इस इवेंट का यानी कि अगर कंडीशन ऐसा होगा तो हमको कितना टाइम लगेगा, इतना। तो एक्सपेरिमेंट में हमको क्या दिख रहा है, रिजल्ट नोन दिख रहा है ना, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा ये नहीं पता चलता इसमें। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कार है ना, मॉनसून खराब है, ठीक है, बैड मॉनसून, और रोड फ्री है, तो अब कितना टाइम लगेगा ये आपको नहीं पता है। लेकिन एक बार जब आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा और आपको मान लीजिए टाइम लग गया 17 मिनट, है ना, तो अब ये आपको नोन हो गया कि अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो हमको कितना टाइम लगेगा, 17 मिनट्स। तो इस टाइप की एक्सपेरिमेंट को जिसका रिजल्ट हमको मालूम है, बस ये नहीं मालूम है, रिजल्ट नहीं मालूम है, लेकिन जब एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और रिजल्ट आ जाता है और फिर हम उसी एक्सपेरिमेंट को सेम कंडीशन में ऑपरेट करते हैं तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब लिखिए दोज एक्सपेरिमेंट्स which when repeat
रिपीटेड कर दो, रिपीटेड under identical conditions gives same result. रिजल्ट बोलो या आउटकम्स बोलो। is known as a deterministic experiment. ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में याद रखेंगे कि कंडीशन अगर सेम हो तो रिजल्ट सेम होता है, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा ये हमको पता नहीं होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर रिसर्च जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इस कार्बन को इस कंपाउंड को उस कंपाउंड से मिला के और ये करके, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि कितना परसेंट चांस है कि हमको फलाना चीज मिलेगा, कितना परसेंट चांस है ना। पढ़ते हैं ना कि अंडर सिमिलर कंडीशन एट STP है ना, प्रेशर इज 760 mm है ना, एट 0 डिग्री C क्या नाम है, बर्फ जो है वो क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, ये वाटर जो है वो जम जाएगा, है ना। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हमारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग में या किसी मेडिकल साइंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऑपरेशन के सक्सेस होने का रिजल्ट चीर फाड़ वाला है ना, तो उसका रिजल्ट पहले डिटरमाइन किया जाता है कि अच्छा पेशेंट का कंडीशन ऐसा है, BP ऐसा है, शुगर ऐसा है ना। हर पैरामीटर्स को पहले डिटरमाइन कर लिया जाता है, और डिटरमाइन करने के बाद सबका कंडीशन जब मालूम हो जाता है तो फिर हम लोग निकालते हैं कि अच्छा इस ऑपरेशन के सक्सेस होने का इतना % रेट है ना। और जब 70% से 50% से ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होने का चांस होता है तो लोग परफॉर्म कर देते हैं ऑपरेशन, है ना, अदरवाइज रिस्क नहीं लेता है लोग। ठीक है, और कुछ बढ़िया डॉक्टर्स हैं तो वो ले लेते हैं रिस्क। तो अब हम लोग सेकेंड आते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया कि देखो, इसमें हमको किसी ऑपरेशन के सारे रिजल्ट्स मालूम होते हैं। क्या होते हैं, ऑल आउटकमिंग रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, है ना। जितने भी रिजल्ट्स आने की संभावना आपके पास होती है वो आपको मालूम होती है ना। लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, चाहे कंडीशन आए, क्या हुआ, स्क्रीन आपको नहीं बोल, अच्छा तो क्या बोला था भूल गए। हाँ, तो इसमें आपको टोटल आउटकम्स मालूम है ना, इसमें टोटल आउटकम्स आपको मालूम होता है, लेकिन कौन आएगा एज अ रिजल्ट, चाहे कंडीशन कितना भी सिमिलर रखें, हमको हो सकता है कि रिजल्ट दूसरा आए, यानी कि सिमिलर कंडीशन में भी रिजल्ट सेम ना आए,
वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो कि हम कॉइन टॉस करते हैं, तो हमको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, है ना? लेकिन जब टॉस करने जाएंगे कॉइन को, तो एग्जैक्टली हेड ही आएगा ये कहना एकदम मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों के होने का चांस कितना है? 50-50 है ना? तो एक्सपेरिमेंट हमारा 50-50 है, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दो कॉइन अगर हम लेते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना? अब इन चारों में से कोई एक इवेंट हो सकता है ना? लेकिन कौन सा इवेंट होगा ये हमको पता नहीं है ना? चाहे कितना भी कंडीशन सेम रख दे, टेम्परेचर, प्रेशर या अदर इन्वायरमेंट, है ना? आपको हो सकता है कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। 1/4 मतलब 25%। तो हमारा एक्सपेरिमेंट रैंडम कब होगा? जब हमको टोटल तो मालूम है कि इतना में से ही कोई एक आएगा, या तो दोनों कॉइन पर हेड होगा, या एक पर हेड होगा दूसरे पर टेल होगा, या पहले पर हेड होगा दूसरे पर टेल होगा, या दोनों पर टेल होगा, है ना? लेकिन अब इन चारों में से कौन आएगा ये इट इज अनडिफाइंड। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे पासा है अपने पास, डाई, अब डाइस फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बस यही ना? एक डाइस में 6 फेस होते हैं, तो इन्हीं 6 में से कोई एक आएगा, है ना? लेकिन कौन आएगा ये हमको पता नहीं है, क्योंकि सबके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, है ना? तो इसका 1/6 टाइम्स ही संभावना है कि ये आए, है ना? 100% श्योर हम लोग नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कंडीशन हम सेम रखे हैं तो छक्का ही आएगा, है ना? एक तरह से ही फेंक कर देखो, हमेशा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। सेम आने की संभावना मतलब एकदम 50-50 रहती है हमेशा। एक में 6 आया मान लो पहली बार, तो दूसरा बार 6 आए, इसकी संभावना कितनी रहेगी? सिर्फ 50%, है ना? 50 क्या, 1/6% रखो, 1/6% एनी टाइम रहेगा, ठीक है? तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो लिखिए, those experiments, सेम ऐसे ही लिखो, those experiments which when repeated under similar condition do not produce, यहां से खाली चेंज हो जाएगा, do not produce same result, या outcomes every time. But all possible outcomes are known in advance. But all possible outcomes are known in advance. ठीक है? Such experiment is called random experiment.
है ना। तब कोई भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ऑल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस बट एग्जैक्ट आउटकम इज अनप्रिडिक्टेबल, है ना। अगर कोई पूछे कि बताओ क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो कहेंगे कि इन रैंडम एक्सपेरिमेंट all possible outcomes are known in advance. But the exact outcomes is unpredictable. But the exact outcomes is unpredictable. है ना। क्या आएगा ये कहना मुश्किल है। अब इसके बाद अगला टर्म हम लोग लिखते हैं सैंपल स्पेस। नाम तो सुना होगा। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो लिखिए द सेट ऑफ all possible outcomes of a trial या रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। ट्रायल मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। is called sample space. ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एस, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स या मेंबर्स are separated by comma. है ना। जैसे हम लोग को एग्जांपल में लिख लो, इन टॉसिंग अ कॉइन, इन टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने में, ठीक है। हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड या टेल, ठीक है। ये कौन सा मेथड हो गया, सेट बिल्डर के वो रोस्टर मेथड है या सेट बिल्डर मेथड है। हाँ, ऐसे फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं ना। और इसके एलिमेंट्स को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एन कैपिटल एस, है ना। अब इसके अंदर दो मेंबर हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे।
ठीक है। उसी तरीके से 2 कॉइन के केस में हमको क्या मिलेगा? इन केस ऑफ 2 कॉइन, क्या मिलेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है। 3 कॉइन्स के केस में क्या मिलेगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इसका हमारा हो गया एनएस कितना? 4। इसका एनएस हमारा कितना हो गया? 8। ठीक है। अब आते हैं डाइस के केस में। तो डाइस के केस में तो हमारा सैंपल स्पेस फिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो एनएस कितना हो जाएगा? 6। 2 डाइस के केस में देखो, 2 डाइस को 1 बाय 1 फेंकें या 2 डाइस को एक साथ फेंकें, है ना? हमारा ये दोनों एक ही के कंडीशन होता है ना? तो और उसमें सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है? ऐसे 1 3 4 5 6 ऐसे लिख दो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है। अब इसी तरीके से इधर होता है 2 1 2 2 2 3 मैट्रिक्स फॉर्म की तरह, है ना? 2 4 2 5। ये सब क्या देख रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर है। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट को। ऐसे ही करके अपना लिख लेना। हम लास्ट लिख दे रहे हैं। अरे यार 2 3 4 उल्टा कर दिया इधर। इधर तो ठीक है, वो तो ठीक है। टू 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और लास्ट होगा 6 6। टोटल कितने मेंबर्स? 6 बाय 6 का मैट्रिक्स बना, है ना? तो टोटल कितने मेंबर्स? 36। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? और हमारे पास ये क्या नाम है, कार्ड का केस होता है ना? कार्ड के केस में हम लोग क्या जानते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें 26 रेड, 26 ब्लैक।
एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/52 है ना, 1/52, क्योंकि सब क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। अभी तुम लोग को याद करा दे रहे हैं क्लास 10 का जो पढ़ के आई है। रेड में क्या है? डायमंड और हार्ट। हार्ट ऐसा लाल पान, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल पान। हाँ, और ये ऐसा होता है, इसको ठिकरी भी बोलते हैं और ईंट भी बोलते हैं, है ना, ईंट हिंदी में। उसी तरीके से तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 13, ये भी 13। ब्लैक भी दो तरीके का, एक स्पेड, काला पान, है ना, ये ऐसा होता है। और क्लब, क्लब का चिड़ी ऐसे चिड़िया की तरह बना होता है, ठीक है। ये भी 13, ये भी 13, ठीक है। अगर मान लो इसको निकाल कर 2600 कार्ड को निकाल कर बाहर ले जाएं और उसमें से एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1/6, 26, है ना। लेकिन अगर डेक के अंदर रहे और पूछे कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो कितना? 50%, कितना? हाफ, 26/52। उसी तरीके से किसी डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि इसका आने का प्रोबेबिलिटी 25%, इसका भी 25%, इसका भी 25%, इसका भी 25%। 25 मतलब 1/4, है ना। इतना हम लोग पढ़कर आए। अब लिखिए इवेंट। इवेंट किसको बोलेंगे? अरे सब सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स लिखो। इवेंट सेट ऑफ favorable outcome इवेंट, है ना। ये हमेशा सबसेट होता है। इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ always a subset of simple space। हाँ, E is always इसको जनरली हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके भी इसके एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई एलिमेंट्स या मेंबर्स
separated by comma, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट हमारा हो जाएगा NE। पता है सुनीता विलियम को भी स्पेस में बैठी ना, तो उसका भी हाल कल्पना चावला जैसा ही हो गया। अभी उसका भी है ना, अगर नीचे आया ना वो स्पेसशिप तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए अभी तक वो स्पेस में ही है। वो सुनीता विलियम हाँ, अभी 1 महीने हो गए उसको स्पेस में। अब आइए टाइप्स ऑफ इवेंट। लिखो टाइप्स ऑफ इवेंट। पहला सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। अपना बैठ के पढ़ो तो बैठ के छत मार लिया। दूसरा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट या इसी का दूसरा नाम है डीकम्पोसिबल। तीसरा इक्वली लाइकली इवेंट्स। चौथा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। या इसी का दूसरा नाम है डिसजॉइंट इवेंट। mutually non-exclusive events। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। चलिए इतना टाइप के इवेंट्स को हम लोग अगले क्लास में डिफाइन करेंगे, ठीक है। इन सब की मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और जितना प्रोबेबिलिटी हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, है ना, अब उसके आगे का देखेंगे इतिहास ना, क्योंकि 10 और 11 दोनों में है। तो अभी इसमें हम लोग देख लेंगे इसका, और उसके बाद जाकर क्या नाम है, एडवांस प्रोबेबिलिटी जो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे इसमें।
क्या नाम है, क्लास 12 वाला में। ये सब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, और ये जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। एक और ऐड कर देना, सैंपल पॉइंट। ईच आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। है ना, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हाँ, ये सब हम अलग अलग करके लिखवा दिए हैं। अपना इसको थ्योरेटिकली देख लेना, सब सवाल बन पाता है कि नहीं। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछलाएंगे तो क्या होगा। हम लोग ये भी देख लिए हैं। ठीक है, अभी इसका टाइप खाली देखे हैं। अब आगे हम लोग सबका देखो, एनी सबसेट ई ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ये भी लिख लेना है कि ये छूटिए गया था, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। बाकी तो कुछ नहीं है छूटा हुआ। सिंपल इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ये भी लिख लेना का, जो छूट गया उसको भी ऐड कर लो। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना, यहाँ से। तो कल हम लोग अगले क्लास में समझेंगे कि सब जो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं उनका मीनिंग क्या है ना, कैसे इवेंट को हम लोग बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे इवेंट को बोलेंगे नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है, एटसेट्रा। ठीक है।